युगानुकूल मातृत्व इस विषय में जो उनका विषय ही है जीवन भर का, ऐसे मातृशक्ति के सामने और इसी के लिए जिनका 10 साल से काम हो रहा है, ऐसे एक संगठन के मंच से मुझे चर्चा करनी है इस विषय की, जिसका इस बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। पुस्तक का ज्ञान ज्ञान होता है क्या? प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी ऐसे लोगों के सामने विषय रखना, यह आपको कुछ बताने के लिए है कि मेरी परीक्षा के लिए है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी ये बात है कि ये विषय सनातन है ना, यानी सृष्टि निर्माण से मातृत्व चल रहा है। मातृत्व ये प्रकृति की प्रवृत्ति है। सृष्टि निर्माण हो गई, बढ़ते गई, वो बिना मातृत्व के बढ़ ही नहीं सकती थी। जन्मदाता कोई तो है, और इसलिए सनातन काल से ये चल रहा है। युगों का अनुभव है माताओं के पास, और इसलिए उनको ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इसकी चर्चा की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए। समय बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है, लेकिन समय तो हमेशा बदलता आया है, परिस्थिति हमेशा बदलती आई है। और अपनी शाश्वत बातों को कायम रख के उसके अनुसार अपने आप को ढालकर मातृत्व अपनी सब संतानों का पोषण, गुणवर्धन सब कुछ कर रहा है। तो इस चर्चा का प्रयोजन क्या है? चर्चा का प्रयोजन इसलिए शायद होगा कि सब लोगों के मन में प्रश्न है और इस विषय के बारे में चिंता भी है। ऐसा ये हमने पहली बार देखा। सामान्यतः एक समय देश में 5 पीढ़ियां रही थी, तो पहली 3 पीढ़ियों के सामने तो ये प्रश्न है ही कि हमने कभी ऐसा देखा नहीं, अब आगे क्या होगा। तो इस प्रश्न का विचार करने के पहले हमको ये प्रश्न उत्पन्न होने का कारण क्या है, इसको सोचना पड़ेगा। सारा अध्ययन करने के बाद ये ध्यान में आता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, इसका पहला कारण तो हम ही है। हम यानी मातृशक्ति सहित हमारा संपूर्ण समाज। क्योंकि इसके बारे में हमारा विचार क्या है? हम भी दुनिया में एक देश है, एक राष्ट्र है, सदियों से हम सब लोग यहाँ रहते आए हैं, और हमारी भी सबसे प्राचीन देश हमारा है, तो सबसे प्राचीन परंपरा मातृत्व की वो हमारी ही है। लेकिन वो क्या है, इसको हम लगभग पूर्णतः भूल गए। वो व्यवस्था क्या थी, कैसी थी, कैसे रही होगी, लेकिन उस व्यवस्था को भूलने के बाद, उसके इंगित को, उसके संदेश को भूलने के बाद हमारी जो अधोगति हुई और उसका लाभ लेकर परकीय लोगों ने अपने देश को लूटा खसोटा, उसके कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, और आखिरी जो आक्रामक आया ब्रिटिश, उसने जो हमारे दिमाग में इस आत्मविस्मृति को कायम करने की व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं, तो जो तुम्हारा प्राचीन रहा वो सब बेकार है, ये भावना भरी। तो ये जो 1500-2000 वर्षों का समय है, हम इसको मानते कि वो अपनी परंपरा है, वास्तविकता नहीं है। हमारी जो परंपरा थी उससे हटकर जीना हमारा प्रारंभ हुआ सामान्यतः महाभारत के समय में। उसके बाद क्रमशः हम भूलते आए
फिर आक्रमण शुरू हुए, उसमें समाज अस्त व्यस्त हो जाता है, व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती है, वो हुआ। और आखिरी आक्रमक ने हमारे मन में हमारे ही चीजों के प्रति विद्वेष भर दिया, न्यूनगंड भर दिया। उनका जो है वो सब सही है, हमारा सब गलत है। और जो हमारा जो था उसको हम गलत समझते हैं, जो सही था वो हमको पता ही नहीं है। और एक अधूरी दृष्टि के आधार पर एक जो गलत बातें चल रही है पाश्चात्य देशों में, जिसके कारण वहां अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है, और वहां से हमने लिया, लेकिन उनके पास इसका उत्तर नहीं है, तो हमको भी उत्तर नहीं मिल रहा है। हम अभी भी उसी को प्रमाण मान के चलते हैं। वो जो विमर्श है, वो जो नैरेशन है, उसमें कई बातें गृहीत मानकर अपना नैरेशन उन्होंने दिया है। कई बातें ऐसी है कि हमारे यहाँ वो बात थी ही नहीं, जैसी स्थिति वो कल्पना करते हैं वैसा है ही नहीं। जैसे वहां एक चलता है कि कौन श्रेष्ठ है, पुरुष है कि महिला श्रेष्ठ है, तो स्वाभाविक जो पुरुष के पक्षधर है वो कहेंगे पुरुष श्रेष्ठ है, महिला के पक्षधर है वो कहते हैं महिला श्रेष्ठ है। अब ये एक बार है श्रेष्ठ कनिष्ठ का विवाद, ये मान लिया तो फिर सारे प्रश्न आते हैं कि अगर महिला श्रेष्ठ है तो परिवार में गुलाम बनकर क्यों रहे, गुलामी में फंसाने वाला विवाह बंधन क्यों स्वीकार करें। महिला तो सब कुछ कर सकती है। अभी महिला तो सब कुछ कर सकती है, ये भ्रम है, ऐसा नहीं है। पुरुष सब कुछ कर सकता है, ये भी भ्रम है। कहीं कुछ होना है तो महिला पुरुष का साथ रहना आवश्यक रहता है, ये वस्तुस्थिति है। लेकिन डिस्कोर्स ऐसा है, उसको हमने आंखों पर पट्टी बांधकर स्वीकार किया है। तो अधूरी दृष्टि लेकर विचार करेंगे, उसके आधार पर अधूरी व्यवस्थाओं को अपनाने का प्रयास करेंगे, तो जो प्रश्न उत्पन्न होंगे वो हो रहे हैं और उसको उत्तर नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न हुए, और उसके चलते जो ये बातें शुरू हो गई उसमें ये एक बात हो गई। अब ये स्वतंत्रता ऐसा कहते हैं, है ना, स्त्री मुक्ति, तो दास्य मुक्ति है, पुरुषों के दास्य से, समाज के व्यवस्थाओं के दास्य से मुक्ति करनी है। शब्द तो बहुत अच्छे हैं, अगर दास्य है तो मुक्ति होनी ही चाहिए। परंतु क्या कोई व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, वो बंधन मुक्त है क्या वास्तव में? व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, उसको अभी इतना सामर्थ्य है, वो मनमानी कर सकता है, फिर भी वो मुक्त है क्या? हम तो बंधे हैं, उन बंधनों को हम तोड़ नहीं सकते। पहला बंधन हमारे दिमाग में प्रत्येक के एक सॉफ्टवेयर फिट है, उसका है, उसको हम लांघ नहीं सकते। चाहे आप ये हॉल देख रहे हो, सब देख रहे हैं, तो एक रंग बिरंगा दिखता है सब, तो हम कहते हैं कि यहां सातों रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन कोई मुर्गी आएगी, वो कहेगी 7 रंग कहाँ होते, 3 ही होते रंग, क्योंकि उसका दिमाग उसको 3 ही रंग दिखाता है। तो उसका जो दुनिया के प्रति दर्शन है वो कहेगी 3 रंग की दुनिया। कुत्ता है तो कहेगा ब्लैक एंड व्हाइट 2 ही रंग है। अब कुत्ते को हम समझाएंगे 7 रंग है, वो कहेगा बेकार की बात है, मेरा अनुभव है 2 ही रंग है। हम कहेंगे तुम्हारा क्या अनुभव है, हमारा अनुभव है 7 रंग है। लेकिन हमारा अनुभव कहाँ है, हमको बांध दिया है अंदर। फिर हर मुक्ति एक नए बंधन का स्वीकार है। मैं बंधा नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसा कहने से नहीं होता। जिनको हम बंधनकारी पाश मानते हैं
वो वास्तव में मुक्ति का बंधन है। तो स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, बढ़ा, देखते देखते स्वीकार हुआ। जैन जी अच्छी रहती है, वो अनुकरणशील रहती है, इमोशनल रहती है, बहुत ठंडे दिमाग से विचार नहीं करती है, और जो उनके संपर्क में है वो अगर दिखने में प्रामाणिक हो तो उनको अपील करता है। तो हो गया एक दौर। उसके बाद उनकी जो प्रवर्तक थी उनके ध्यान में आया कि हमने तो एक गलत रास्ते पर कदम बढ़ाए और दो पीढ़ी को बर्बाद कर दिया अपने देश की। तो स्त्री मुक्ति की विशद कल्पना देने वाला ग्रंथ उन्होंने लिखा था। उसके बाद उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी, उसमें ये कहा कि वो हमारी बात गलत थी और हमने दो पीढ़ियां बर्बाद कर दी, कम से कम आने वाली पीढ़ियां बर्बाद ना हो, इसलिए मैं दूसरी लिख रही हूं। ऐसे 5 दौरों में फिर से वो वापस आ गई कि परिवार ये महिला की आवश्यकता है, मातृत्व ये महिला की आवश्यकता है। अब हम आंखों पर पट्टी बांधकर उनके पीछे घूमेंगे, वो जितनी ठोकरें खाएंगे इतनी हमारे पास है, ये सारी बातें हमारे पास पहले से है, युगों का अनुभव है, परंतु हमको पता नहीं। हम अपना होने के कारण उसको गया बीता मानते हैं, और वो बड़ा प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है, वहां से ये अंधों के पीछे हम भी अंधे होकर चल रहे हैं। इसके कारण इसकी चर्चा करनी पड़ती है। लेकिन थोड़ा आप सब लोग थोड़ा अपने अंदर झांककर अपना विचार करेंगे तो मेरे बिना बताए भी आपको सत्य ध्यान में आ जाएगा, और अभी जो प्रश्न आपको लगते हैं उन सब के उत्तर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि सारी परिस्थिति के पीछे दृष्टि का अधूरापन है, और हमारे पास एक संपूर्ण समग्र दृष्टि है। क्योंकि सृष्टि का, जीवन का जो सत्य है वो परंपरा से हमारे पूर्वजों ने अपने पास लिया, दुनिया को दिया समय समय पर। वो विरासत हमारे पास आज भी है। वो विरासत कहती है कि सब कुछ एक ही है, महिला और पुरुष, प्राणी और मनुष्य, चेतन और जड़, ये सब भ्रम है, इसमें से जाना पड़ता है। ये माया है, लेकिन इससे छूट नहीं सकते। इसको अपनी तपस्या से इसकी कृपा प्राप्त करेंगे, वो प्रकृति वो अनुमति देगी, तभी सत्य तक पहुंचेंगे। लेकिन इसमें से जाते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये माया है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है अस्तित्व की एकता। अब साइंस भी, विज्ञान भी इसके पास आया है। एवरीथिंग हैज स्टार्टेड विथ ए प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। That consciousness is not local, it is universal. And so everything is one and everything is connected. ये विज्ञान कहता है, ये हमारी दृष्टि है। इसके आधार पर हम जब विचार करते हैं महिला पुरुषों का, तो हमारे ये ध्यान में आता है कि अल्टीमेट एब्सोल्यूट रियलिटी के स्तर पर ये फर्क ही नहीं है महिला पुरुष, सब आत्मा है या शून्य है। अलग अलग नाम है अलग अलग दर्शनों में, लेकिन सभी भारतीय दर्शन ये मानते हैं कि वहां भेद नहीं है। मन बुद्धि सबकी अलग अलग होती है, लेकिन पूर्ण अलग नहीं होती। भावना के रूप में, प्रवृत्तियों के रूप में, क्षमताओं के रूप में जो बातें हैं वो सब में है, वो पुरुषों में भी है, वो महिलाओं में भी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऊपर से जो देह का आवरण मिलता है वो अलग है, प्रकृति ने उसको अलग रखा है। प्रोक्रिएशन का फंक्शन प्रकृति को करना है। प्रकृति की इच्छा मरने की नहीं होती, अमर होने की रहती है। अमर होने के दो ही रास्ते हैं,
या तो आप कुछ करके जिंदा रहो, नहीं तो अपना वंश उत्पन्न करो, उसमें आप जियोगे मरने के बाद भी। ये बायोलॉजी है, सब सब जीवों के लिए ही है। और इसलिए पुरुष और महिला इनके देह अलग रखे हैं। तो देह के स्तर पर आवश्यकताएं अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, ये सब है, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर तो सब एक ही है। इसलिए जो जो पुरुष कर सकते हैं वो सब महिलाएं कर सकती है। लेकिन महिलाओं को एक विशेष वरदान है जो पुरुषों को नहीं है। गीता में विभूति योग है, भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। तो मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूं, मैं प्रकाश देने वाली वस्तुओं में सूर्य हूं, मैं शस्त्र धारण करने वालों में राम हूं, मैं वृष्णिवंशीय लोगों में कृष्ण हूं। तो जितनी पुरुषवाचक विभूतियां हैं ना, वो सब एक व्यक्ति में एक गुण का उत्कर्ष इस रूप में है। लेकिन महिलाओं में एक महिला को उल्लेख नहीं है, संपूर्ण नारी जाति का उल्लेख है। कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। ये गुण जो है, कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये इन गुणों का उत्कर्ष पूरी नारी जाति में पाया जाता है। इसलिए वो नारी जाति विभूति है, सभी नारियां। और इसलिए अपने यहां पर विशेषकर संत महात्मा जब आते हैं, छोटी बच्ची से भी बात करते हैं, तो जब तक नाम लेकर पुकारने का परिचय नहीं होता तब तक उसको मां कहते हैं, जगत जननी के अर्थ में। तो हमारे यहां महिला का सम्मान क्या है कि वो विभूति है, वो जगत जननी, वो देवी है, वो सब कर सकती है, स्वयं शक्ति स्वरूपा है। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ जो है, मोक्ष प्राप्त करना, उसमें सब स्वतंत्र है। प्रत्येक की आत्मा समान है, तो प्रत्येक को प्राप्त करना है, आत्मा से परमात्मा हो जाना है। और अर्थ काम के बारे में भी दोनों बराबरी के हैं। लेकिन ये अर्थ काम जो है, अपना उपभोग और उसके लिए साधन, ये हम जानते हैं कि हमने सोचा कि मैं सुखी हो जाऊं, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि मैं सुखी होने की मेरी इच्छा तो अनंत है। जब कुछ नहीं था तब पैदल चलता था, तो बाजार पास में तो अच्छा लगता था। फिर साइकिल आ गई, तो उसी बाजार में पैदल चलना मुश्किल हो गया। स्कूटर आ गई, कार आ गई, अब और अधिक 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 चाहिए। जो नहीं है वो चाहिए, जो है उसका महत्व नहीं। ये मनुष्य का गुण है या दुर्गुण है, जो भी कहो आप। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, पृथ्वी के साधन, सृष्टि के साधन मर्यादित है। इसलिए महात्मा जी कहते थे, The earth has sufficient for everyone's need, but earth cannot satisfy even a one man's greed. और इसलिए सबको मिलना चाहिए, सबको साथ चलना चाहिए, सबकी उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि सब एक ही है। सब एक ही, दिखते अलग अलग है, विश्वास अलग है, श्रद्धा अलग है, पूजा अलग है, भाषा अलग है, बुद्धि अलग अलग प्रकार की है, आर्थिक स्तर अलग है, सब अलग है, लेकिन सब एक है। और इसलिए सबको मिलना चाहिए, सर्वेपि सुखिनः सन्तु होना चाहिए। तो अर्थ काम का एक अनुशासन है जिसको कहते हैं धर्म। वो मुख्य पुरुषार्थ माना जाता है, विशेषकर गृहस्थों के लिए। वो धर्म अगर करना है तो एक नहीं चलता, केवल पुरुष पूजा नहीं कर सकता, उसके साथ
उसकी गृहिणी होनी चाहिए। केवल महिला पूजा नहीं कर सकती, उसके साथ उसका पति होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म है, ये धर्म अनुशासन है, जिससे अर्थ काम के लिए स्वाभाविक प्रयास करते ही है सब जीव। सबको जीना है, पेट भरना है, पेट भरने के साधन चाहिए, सिखाना नहीं पड़ता, वो सब करते हैं। तो उसमें एक अनुशासन रहे, संयम रहे, एक दूसरे के लिए त्याग रहे। बिना त्याग के धर्म नहीं होता है। शिवी राणा, हमको एक कथा थी शिवी राजा की, एक बाज पीछे लगा इसलिए कबूतर भाग के उसके दरबार में आकर उसने शरण मांगी, तो शिवी राजा ने उसको छिपा लिया, पीछे से बाज आया और उसने कहा कि वो कबूतर कहाँ है, मुझे खाना है उसको। तो शिवी राजा ने कहा कि खाने नहीं दूंगा, मेरी प्रजा है, मेरी शरण में आई है, रक्षण करना मेरा कर्तव्य है, तुमको भूखा वापस जाना पड़ेगा, मेरा धर्म मैं कर रहा हूं। तो बाज कहता है कि तुम मेरे को धर्म की बात बता रहे हो, लेकिन मुझे प्रकृति ने धर्म दिया है मांस खाने का, मैं तुम्हारे जैसा घास फूस खा के जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरा भक्ष्य है, प्रकृति ने नियत किया है। तो मेरे धर्म की हानि करके तुम अपना धर्म कैसा बढ़ाओगे? धर्म तो सबके लिए एक होता है, समान होता है, और धर्म सबको आनंद देता है, धर्म में दुख कभी नहीं होता है। अब आज की अधूरी विचारधारा में ये प्रकरण अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता किसी भी देश के, तो क्या हाल है? तीन ही रास्ते हैं, या तो कबूतर को मरने दो, या तो बाज को भूखा रखो, या राजा कहे कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन की बात नहीं है, आप बाहर निपटाओ। लेकिन धर्म ऐसे नहीं करता। शिवी राजा ने कहा कि तुमको कबूतर ही खाना चाहिए, ऐसा प्रकृति ने नहीं कहा, मांस खाना चाहिए ये कहा है। तो ठीक है, कबूतर बचना चाहिए, प्राण रक्षा उसका धर्म है, उसको बचाना मेरा धर्म है, उसको खाना तुम्हारा धर्म है। तो ऐसा करो, मैं अपने बाह से कबूतर के वजन का मांस काट के तुमको देता हूं, तुम उसको खा के जिंदा रहो, तुम्हारा भी धर्म रहा, मेरा भी रहा, इसका भी रहा। धर्म मनुष्यों के त्याग के द्वारा संपन्न होता है। ये मनुष्य की ही जिम्मेवारी है, क्योंकि ये बाकी जीवों को नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। मनुष्यों में और पशुओं में ये चार बातें समान है। बायोलॉजिकली हम भी एक एनिमल है, परंतु धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषः। मनुष्यों में ये धर्म होता है, मनुष्य सबसे सक्षम प्राणी बुद्धि से है, और बुद्धि से साधन उत्पन्न करके अब साधनों से भी सक्षम, सब पर राज करता है, इसलिए उसकी जिम्मेवारी है सृष्टि चले, सृष्टि की धारणा हो, ये करना। और इसलिए धर्म ये उसकी विशेषता है। धर्मो विना पशुभिः समानः। धर्म के बिना वो पशु है। तो ये धर्म सिद्ध होना चाहिए, इसलिए समाज है। बाकी जगह सोसाइटी की उत्पत्ति क्या बताते? लोग एकत्र आए, सुरक्षा के लिए एकत्र आए, एक समान स्वार्थ था उसके लिए एकत्र आए, एकत्र आने का कृत्रिम आधार ले लिया वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सारी दुनिया को ये धर्म देने के लिए हम लोग जो भारत के अंदर रहते थे, उनको ऋषि मुनियों ने तपस्या करके समाज बनाया। हमारी उत्पत्ति इसलिए है विशेषकर। सभी मनुष्यों का धर्म है, लेकिन मनुष्यों को धर्म का स्मरण रहे, इसका दायित्व भारतवर्ष के मनुष्यों का है। भद्रम इच्छन्तु स्वर्गविदः तपो दीक्षामुपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम्। विश्व कल्याण की इच्छा करने वाले ऋषि मुनियों ने दीक्षा लेकर दुर्धर तप किया, उससे अपने राष्ट्र बल ओज की उत्पत्ति हुई। ऐसा हमारे यहाँ इतिहास बताता है वेद। तो ये हमारा दायित्व है। अब ये दायित्व करना है तो इतना बड़ा समाज है, वो लगेगा पूरे दुनिया को देना है, तो कम से कम ये 142 लोग अपना जीवन वैसा जियो और दुनिया को पता है। लेकिन 142 लोगों को एकदम नहीं सिखाया जा सकता, तो यूनिट्स बुलाते हैं ना।
अभी ये विश्व मंगल सभा की बैठक थी, बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया, एक स्तर को बुलाया, एक संख्या मर्यादित रहती है, तब सारी बातें ठीक होती है। तो समाज का यूनिट है कुटुंब। जैसे समाज में पुरुष होते हैं, कुटुंब में पुरुष है। जैसे महिला होती है, महिला है। जैसे एक बालक होता है, बालक है। बालिका होती है, बालिका है। समाज किसी भूमि पर रहता है, परिवार का भी एक घर होता है। इस घर में पलने बढ़ने वाले बालकों को सामाजिक व्यवहार योग्य बनाना, धार्मिक चरित्र वाले बनाना, ताकि अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए वो विश्व के अस्तित्व में उसको आगे ले जाने वाला, उन्नत करने वाला योगदान करे। ये कुटुंब का फंक्शन है। कुटुंब यानी महिला और पुरुष के एकत्र रहकर जो संतानें होंगी उनकी सुविधा, उनकी प्रगति, इसकी सुविधा नहीं है। वो होता है, अपने को करना ही पड़ता है, परंतु ये सब करने का उद्देश्य क्या है? समाज की धारणा हो जिससे धर्म बढ़े, सारी दुनिया ठीक चले। ये काम कुटुंब का है। और कुटुंब तब तैयार होते हैं जब विवाह होता है। तो अधूरी दृष्टि के आधार पर देखेंगे और सोचेंगे तो लगेगा ये तो गुलामी है। ये क्या है? घर छोड़ के लड़की विवाह के बाद चली जाती है उसके साथ, दोनों मिलकर अलग घर करो। फिर वो देखती है कि वो पुरुष ठीक नहीं, क्योंकि हम भूल गए हैं ना, तो जो मैंने कहा पिछले 2000 वर्षों में जो हमारा व्यवहार हुआ इस तत्व के अनुसार नहीं है, तो भाई भी पूर्ण किया है। तो फिर वो डरती है कि ये कैसे करना, इसके बजाय ना किए तो क्या होगा। अब ये स्वतंत्रता तो अपनी परंपरा में पहले से है। विवाह करना व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं माना गया है। लेकिन विवाह नहीं करना है तो फिर उसका अनुशासन दूसरा है। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, सन्यासिनी, इन सब के लिए नियम अलग है। समाज उनको अनुशासन में रखता है। वो अनुशासन में रहे इसलिए नियम बनाए हैं, समाज ने नहीं, आचार्यों ने नहीं बनाए हैं। वैसे ही रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा रहने वाले लोग इसलिए ऐसा रहते हैं कि उनको अब इन भौतिक बातों में रस नहीं है, उनकी आंखें उधर लगी हैं, तो ये सब छोड़ देते हैं। लेकिन ये छूटा नहीं है तो क्या करना? ये तो सब चाहिए, चाहिए तो फिर सबको चाहिए, सबको चाहिए, इसलिए सबको देने वाला, धर्म खड़ा करने वाला समाज, उसमें विवाह ये एक अनुशासन है। अब उसका पर्याय लिव इन रिलेशनशिप, मॉडर्निटी। अब उसके क्या क्या परिणाम होते हैं? क्योंकि बेसिस ही क्या है, हमको जिम्मेवारियां नहीं चाहिए, सुख चाहिए। तो जब चाहिए तब साथ रहे, बाकी चले गए, और जिम्मेवारी नहीं, तो इससे क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ रहा है देखो सारी दुनिया में। अब मॉडर्निटी तो चाहिए, काल के अनुसार बदलना, ये भी नियम है अपनी परंपरा में। तातस्य कूपोयमिति ब्रुवाणाम क्षारम जलम का पुरुषाः पिबन्ति। हमारे बाप दादाओं ने खोदा खुदा है, इसलिए उसका खारा पानी पीते रहना, ये पुरुषत्वहीन लोगों का काम है। ऐसा कहा, इतने कठोर शब्दों में कहा है। पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमिति अवद्यम संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। जो पुराना हो सब ठीक है ऐसा नहीं है, और कविता नहीं है इसलिए बोलने लायक नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जो अच्छे लोग होते हैं वो परीक्षा करके लेते हैं। तो परीक्षा क्या बताती है हमको?
मॉडर्निटी जो है तो लेनी चाहिए, लेकिन ये मॉडर्निटी नहीं है ना, डिग्रेडेशन है। ये तो आंख मूंदकर पश्चिम का अनुकरण करना है। और हम हतबल नहीं है, हम सब कुछ ठीक करते हैं, कर सकते हैं, ऐसी परवरिश हमको मिली है, ऐसी परंपरा मिली है, हम में वो ताकत है। जितनी सारी चिंता इसके बारे में व्यक्त होती है ना आप लोगों की तरफ से, एक ध्यान में आता है कि समाज में सर्वदूर ये नहीं है, अफ्लुएंट क्लासेस में ज्यादा है। अभी देख लीजिए, मैं देखता हूं, क्योंकि वहां तथाकथित आधुनिकता पहुंची है, अंग्रेजों की शिक्षा पहुंची है, अंग्रेजी की शिक्षा पहुंची है, उसके लाभ है, वो शिक्षा चाहिए, शिक्षा किसी भी बात की बुरी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये बैगेज आता है। उस शिक्षा से वंचित लोग हैं, वो कष्ट में है शिक्षा के वंचित रहने का, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन वहां ये बैगेज जा नहीं सकता, तो पुरानी अच्छी बातें उनके यहाँ कायम है अभी भी, वहां ये समस्याएं नहीं आती है। बहुत सी बाकी बातों का खूब ढिंढोरा पीटते हैं, LGBT ये वो ऐसा वैसा सब चलता है। अब है समाज में, सर्व समाज में ये प्रवृत्तियां रहती है। कुछ तो प्रकृति ने ही दी हुई प्रकार है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते, उनको ऐसा पैदा किया है। लेकिन कुछ एक्वायर्ड है बाद में मानसिकता के कारण, कुछ शरीर के खिंचाव के कारण बनी हुई बातें हैं। है तो सारी दुनिया में, तो हमारे यहां नहीं थी ऐसा तो हम नहीं कह सकते, हमें मनुष्य हमारे यहां भी थी, लेकिन हमारे यहां उनकी चुपचाप व्यवस्था की गई। हमारे यहां कहा गया कि ये है और कुछ क्यूरेबल है, वो क्योर होगा, जो नहीं है वो भी मनुष्य है, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको समाज से अलग थलग नहीं करते, समाज जीवन के एक विराट व्यापार में उनके लिए भी एक व्यवस्था है। उनको हीन भाव से मत देखो। तो शिखंडी एक राजा था और सब वीरों के बराबर लड़ने के लिए गया, तो हमारे यहां इसकी एक व्यवस्था थी। आज फिर से हम देखते हैं, उनके देवी देवता है, उनके देवस्थान है, उनके महामंडलेश्वर भी है, कुंभ में आते हैं। तो ऐसी बातों का फालतू ही गाजा वाजा न करते हुए, हो हल्ला न करते हुए, चुपचाप, क्योंकि समाज की दृष्टि उनके प्रति सहानुभूति की बनी रहे, अपने ही समाज के अंग है, ये बात बनी रहे, इसलिए चुपचाप उनकी एक ठीक प्रकार से व्यवस्था, ऐसा हमने किया है। लेकिन नए इसमें प्रश्न तो खड़े हो रहे हैं, प्रश्न आएंगे, उत्तर नहीं है। इन सब बातों के उत्तर देने वाली हमारी समग्र एकात्म दृष्टि के आधार पर अगर हम विचार करते हैं तो सब ठीक रहता है, ठीक होता है। हमारे यहां जो मातृत्व की परंपरा है उसने अपने आप को समय समय पर युगानुकूल बना लिया है, उनकी एक क्षमता है। लेकिन जैसे एक काल में हमने कहा माता देवी है, जगत जननी है, शक्ति है, फिर वो ऐसी है इसलिए उसको देवघर से बाहर नहीं आने देना, पूजा घर से बाहर नहीं आने देना, और खाना तो रोज है इसलिए रसोई से बाहर नहीं आने देना। तो देवी बनाकर उसको पूजा घर में बंद करो, रसोई में बंद करो, ऐसा तो नहीं करना है। ये परिणाम आक्रमण का है। बीच के काल में जब समाज अस्थिर था तो आवश्यकता पड़ी तो विवाह समारंभ रात को करना, देर रात को करके सुबह होने के पहले भारत को निकल जाना, ये सारी जो बातें आई है आज, ये उस परंपरा की बातें हैं। लेकिन हम वो पुराना भूल गए, और फिर जब पूरा ही भूल गए
तो जिसको हम देवी कहते थे उसको एकदम दासी बना के घर में ठूस दिया। अभी हम स्वतंत्र हुए, हमारा दिमाग भी अब थोड़ा थोड़ा स्वतंत्र होने लगा है, तो हमको ये विचार करना चाहिए कि महिला शक्ति स्वरूप है, जगत जननी का रूप हम मानते हैं, हमारी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देह से वो भी हमारी जैसी एक मनुष्य है, मन से भी मनुष्य है, बुद्धि से भी मनुष्य है, उसकी भी आवश्यकताएं अपेक्षाएं होती है। और परिवार चलाना, यद्यपि वो माता ही केंद्र बनती है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए जो ममता चाहिए, वात्सल्य चाहिए, उसका भंडार तो महिलाओं के पास रहता है, पुरुषों के पास वैसा नहीं रहता, इसलिए स्वाभाविक रूप से केंद्र बनती है, पहला गुरु बनती है बच्चों का। लेकिन ये सब करने के बाद भी उसका अपना भी जीवन है, उसका अपना भी एक उत्कर्ष की आकांक्षा है। पुराने समय में ये आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी कि महिलाएं काम करें, यानी दोनों काम करें। कई बातें ऐसी थी कि थोड़ी मेहनत करने से जो मिलता है चल जाता था। तब तो फिर महिलाओं के करने के काम निश्चित हो गए, पुरुषों के निश्चित हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन आज अब दोनों कमा रहे और दोनों को मिलके कुटुंब चलाना है, क्योंकि महिला की जिम्मेवारी नहीं है, कुटुंब के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेवारी है। और विशेषकर जो माता और पिता है उनकी मुख्य, उनके नेतृत्व में बाकी लोग चलते हैं। तो फिर धर्म को मानते हैं तो धर्म को मध्यम मार्ग कहते हैं, बीच का रास्ता। समय बदल गया है, बहुत बदल गया है, नई नई आवश्यकताएं खड़ी हो गई है। तो जो पुराना था उस दृष्टि के शाश्वत मूल्यों को कायम रखकर उनको एक युगानुकूल रूप देना यह आवश्यक है। और ये कौन कर सकता है? तो ऐसे विषय पर मेरा भाषण रखने के बजाय ये आपका ही सामर्थ्य है, क्योंकि युगानुयुग यही आप करती आई है। अभी उस भूल भुलैया में फंसी है इसलिए आपको लगता है, लेकिन ये आपका ही काम है। यानी आप करो, हम कपड़े संभालते, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आप सामने हो जाओ, आप कदम बढ़ाओ। स्वामी विवेकानंद को पूछा, महिलाओं के बारे में उनका इंटरव्यू है एक पूरा, इंडियन वुमेन, ऐसे एक छोटी सी किताब भी उसमें है वो। तो पत्रकार ने इंटरव्यू की आखिरी इसमें पूछा कि तो भारत की महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे? तो उनका, भारत की महिलाओं को मेरा संदेश, इस झंझट में मैं नहीं पढ़ूंगा और तुम भी मत पढ़ो, ये उनका वाक्य है। उन्होंने कहा वो सब करना जानती है, वो सब कुछ कर सकती है, तुम्हारा मेरा काम यही है कि हम बीच में न जाए, उनको करने दे, हम उनको सशक्त बनाएं, इतने दिनों से विस्मृति हो गई, प्रबुद्ध करें, और जो वो करती है उसमें सहयोग करें। तो वो सब कुछ कर लेगी, वो स्वयं का उद्धार कर लेगी और अपने साथ हम सब परिवार के लोगों का उद्धार भी वही करेगी। वास्तविक ये सामर्थ्य है। और इसलिए ये कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा? बचपन में प्राइमरी स्कूल में एक पाठ था कि रोके क्या होगा, मराठी में था, रडून काय होणार। तो एक गाड़ी फंस जाती है और प्रयास करके भी गाड़ीवान से वो निकलती नहीं, तो वो रोने लगता है बैठकर वहां। तो दूसरा एक आता है, अरे क्या हुआ भाई, ये गाड़ी निकल नहीं रही। तो बोले कब से रो रहे हो? 2 घंटा हो गया। तो तुम्हारे रोने से गाड़ी बाहर आई क्या? नहीं। फिर खड़ा होकर हो हल्ला क्यों नहीं किया, लोगों क्यों नहीं बोया, क्यों निकल नहीं रही? देखा क्या? वो गड्ढे में रेत डालो थोड़ी सी, वो पूरा कीचड़ हो गया है, वो थोड़ा सूख जाएगा तो आएगी। फिर उसने हाथ लगाया, ये सब बातें की, तो निकल गई गाड़ी। ऐसी समस्याएं तो है, क्योंकि आपका अनुभव है, उसमें आ रहा है सब। लेकिन इन समस्याओं के उपाय है, और हम सब प्रबुद्ध होते हैं
सशक्त होते हैं तो ये होता है। इसलिए क्या करना है इन बातों के लिए? पहली बात है प्रबोधन करना, महिलाओं को, पुरुषों को, दोनों, पुरुषों को ज्यादा, क्योंकि भूल वो भी गए हैं और अभी तो उनका डोमिनेंस है, यानी अपनी व्यवस्था में डोमिनेंस की भावना नहीं है, लेकिन उनके इसमें आ जाती है। महिला बताया ना, थोड़ा सा अर्थ में गड़बड़ हो गई। मही यानी पृथ्वी, यह बात तो ठीक है। पृथ्वी का गुण क्या है? वो धारणा करती है, वो सहनशील है और वो सबको पोषण देती है। तो पुरुष में इतना धैर्य नहीं रहता, उतावला हो जाता है, इसलिए आक्रामक हो जाता है। महिला ठंडे दिमाग से विचार करके कर सकती है। तो उसको प्रबोधन थोड़ा चाहिए, ये अपनी दृष्टि क्या है उसका प्रबोधन चाहिए। पुरुषों को वो भी चाहिए और उसके आधार पर अभी अपने घर में क्या करना, सोचने वाले सोचकर भी निकाल सकते हैं। एक शब्द में यह है कि अपनेपन से टीम वर्क करना। टीम में कोई बड़ा छोटा होता नहीं, टीम में मुझे मिले ऐसा नहीं रहता, हमको मिले ऐसा रहता है। टीम में एक दूसरे के प्रति विश्वास, आत्मीयता, ये सब रहता है। टीम में एक पारस्परिकता रहती है, सब एक के लिए और एक सब के लिए, ऐसा होता है। यह सिखाना पड़ेगा और इसकी आदत महिलाओं को तुरंत हो जाती है, क्योंकि एक स्वाभाविक वात्सल्य होने के कारण अपनापन वो जल्दी जानती है। पुरुष को जरा उसका अहंकार थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए सिखाना पड़ता है, उसका प्रबोधन ज्यादा करना पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि नई पीढ़ी का क्या होगा। तो मैं नई पीढ़ी के लिए पहला उपाय है, जो नई पीढ़ी में चाहिए वो हमको बनना पड़ेगा। बी द चेंज यू वांट टू हैपन इन दिस सोसाइटी। तो हम उनको कहते हैं कि वो ऐसे हो गए, वैसे गए, सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं। तो आप जरा सोशल मीडिया पर रहना कम करो, आप मोबाइल डिसिप्लिन का पालन करो, आप टीवी देखते समय क्या देखना क्या नहीं देखना इसका विवेक करो। हम सरकार की ओर देखते, वास्तव में अपनी परंपरा में सरकार दूसरे नंबर पर है, समाज पहले नंबर पर है। लेकिन वही अधूरी दृष्टि के चक्कर में सरकार ये कानून बनाए, सरकार वो कानून, अपने बच्चों को सरकार को दे दो, फिर वो अपने बच्चे हैं ना, तो कोई करे ना करे हमको तो करना है, तो क्यों रखना सरकार के लिए? अपने घर में हम कर सकते हैं, उसमें आचरण का अपना उदाहरण रखना, ये पहली आवश्यक बात है। दूसरा, उनसे संवाद होना चाहिए, डांट डपट नहीं होनी चाहिए। संवाद कैसे करना आप जानती है, वो अपनेपन के चलते ही होता है, लेकिन समय निकालना चाहिए उसके लिए। तो दोनों कमाते हैं, क्या करना कैसे करना, देखो भाई प्रायोरिटी क्या है अपनी। कमाना है कि बच्चों को ठीक से संस्कार देना है, बच्चों को अच्छा मनुष्य बनाना है, आपको तय करना पड़ेगा। और दोनों कमाते हैं तो भी ये संभव है, रोज नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन में एक बार बच्चे के साथ आधा घंटा बैठ सकती हो क्या? हम तो बताते कि भाई 7 दिन में एक बार घर के सब लोग कंपलसरीली शाम के समय एक तय करके उस वक्त पर घर में रहे, श्रद्धानुसार भजन करे, फिर घर में बनाया हुआ भोजन बिना मीन मेख निकाले आनंद से करे और 4 घंटा गपशप करे। अपनी कुलरीति क्या है, अपना देश धर्म संस्कृति क्या है, कैसा है, और हम अपने लिए सब करते हैं, लोगों के लिए रोज क्या करते हैं, अपने लिए रोज करते हैं, लोगों के लिए रोज क्या करते हैं। ऐसी 3 बातों को लेकर गपशप करेंगे तो आज जो बच्चों के मन में प्रश्न है
और ये इनको कैसे समझाना, हमारे मन में प्रश्न है। उन सब के उत्तर उस गपशप में से मिलेंगे, क्योंकि ज़माना बदल गया ना। हम जब छोटे थे तो माताजी हो या पिताजी हो, थोड़ी आंखें उन्होंने बड़ी कर दी कि हम एकदम डिसिप्लिन्ड हो जाते थे, और जो उन्होंने कहा है वो प्रमाण है, वो करना ही है। यू आर नॉट टू मेक रिप्लाई, यू आर नॉट टू यू आर नॉट टू रीजन वाई, यू आर नॉट टू मेक रिप्लाई, यू आर बट टू डू एंड डाई। ऐसी डिसिप्लिन अपने आप ही परंपरा में आती। आज पीढ़ी ऐसी नहीं है ना, वो 10 प्रश्न पूछेगी। वो अभी पालकों को, अभिभावकों को बड़ा मानने से ज़्यादा बराबर का मानती है, मित्र मानती है। जैसे 5 साल तक बच्चा यही करता है, पुरानी पीढ़ी में भी यही होता था, लेकिन 5 साल का भाव आगे भी कंटिन्यूड रहता है। और उस समय भी टीनेज में आने के बाद जो कहेंगे बड़े लोग, उससे उल्टा करने की बगावती प्रवृत्ति सबकी रहती थी, आज भी है। ये सब ध्यान में रखकर अगर संवाद रहा तो समझा बुझा के बच्चों को ठीक वर्तन में रख सकते हैं। अभी वो कारण पूछते हैं, उनको लॉजिक चाहिए, और जो लॉजिक आप दे रहे हैं वैसा उदाहरण चाहिए। ये मैंने क्यों करना, ये हम करते नहीं, इसलिए बच्चे आपको उत्तर देते ना, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, ऐसा वो कहते। लेकिन परिवार में कोई भी प्रॉब्लम है, वो इट इज़ नेवर माई प्रॉब्लम और योर प्रॉब्लम, इट इज़ अवर प्रॉब्लम। ये उसको समझदारी देनी पड़ती है, उसके लिए संवाद आवश्यक है। वो संवाद बंद हो गया है क्योंकि हम बच्चों को कहते हैं, लेकिन हम भी मोबाइल से ही जुड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ इतना कि दूध पीता बच्चा रोने लगता है तो उसको चुप करने के लिए माता उसको मोबाइल दे देती है हाथ में, बचपन से ही दीक्षा मिल जाती है उसको। अब इसी बातों का विचार करना पड़ेगा ना अपने को। अपने यहाँ पर अपनी परंपरा के संस्कार कैसे होंगे, भाई घर में पालन करो। यहाँ विश्व मांगल्य सभा में और 6 भकारों का उल्लेख होता है, भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन। हमारे कुटुंब प्रबोधन गतिविधि में भी आचरण के मुद्दे में ये 6 बातें आती हैं। अब अपने घर की चौखट के अंदर भाषा अपनी हो, भूषा अपनी हो, विशेषकर मंगल कार्यों में, पर्वों पर अपने वेश में रहना चाहिए, अपना वेश पहनना आना चाहिए, अपना भजन हो। नहीं तो कब जोर जबरदस्ती, लालच वगैरह दिखाकर बदलने वाले लोग अपने घर में घुस जाएंगे, पता नहीं। शेषाद्री जी घर में गए तो उन्होंने देखा कि छोटी बच्ची केजी में पढ़ने वाली ईसा मसीह का चित्र है। तो उन्होंने पूछा इनको ये कौन है, तो बोले ईसा मसीह, इट इज़ माई गॉड। अच्छा, तो दादी के कमरे कृष्ण का चित्र था, तो वो कौन है, इट इज़ माई ग्रैंड मदर्स गॉड। तो दादी का भगवान अलग हो गया और बच्चों का भगवान अलग हो गया, कैसे चलेगा भाई। भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन अपने घर के चौखट के अंदर अपना चाहिए, क्योंकि ये जो अपनी खुदी है, अपनी आइडेंटिटी है, उसका दुनिया में महत्व है। वो जिसके पास है, छोटी हो या बड़ी हो, उसकी प्रतिष्ठा है। और जिसके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं। और ये आइडेंटिटी कभी इंडिविजुअल नहीं होती। मेरा कितना भी नाम हो गया तो भी यूके में जाऊंगा, यूएसए में जाऊंगा तो मिस्टर मोहन भागवत कोई नहीं जानेगा, एन इंडियन ऐसा सब लोग कहेंगे। वो मेरी आइडेंटिटी है वहां पे। आपका भी अपना अनुभव है ना। आप यहाँ तेलंगाना में है तो तेलुगु और नॉन तेलुगु ऐसा करेंगे। महाराष्ट्र में जाएंगे तो हैदराबाद के रहने वाले दोनों एक हो जाएंगे, और वहाँ महाराष्ट्र के रहने वालों से करनी है तो झगड़ा झंझट होगी। लेकिन जब विदेश में जाओगे तो हम सब भारत के लोग हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमारी पूरी दुनिया में हमारी पहचान यही है।
तो कौन सा भारतीयपन अपने में? इसका महत्व है। और बच्चे शायद आज घर में समझेंगे नहीं समझेंगे, जब विदेश में जाते तो उनके ध्यान में आता है और फिर वो पूछने लगते हैं। तो हमारे पास ज्ञान चाहिए उनके प्रश्नों का उत्तर देने का। इसलिए माता पिता की तैयारी इस दृष्टि से अच्छी हो। माता पिता ने बच्चों को डील करने की शैली आज की नई पीढ़ी को देखते हुए, आज के युग को देखते हुए एक हमारी ठीक हो, मंगल संवाद चले कुटुंब में और पुरुषों का प्रबोधन हो। ये समाज के स्तर पर होने से इन सारी समस्याओं का उत्तर मिलेगा। मातृत्व बदलता नहीं, मातृत्व शाश्वत है। मातृत्व का स्वरूप बदलता है। युगानुकूल मातृत्व यानी आज के युग के अनुसार एक काल सुसंगत रूप लेकर खड़ा हुआ, उन्हीं शाश्वत मूल्यों पर पक्का ऐसा मातृत्व। क्योंकि मूल्य मातृत्व के सारी दुनिया में समान ही है। बच्चों की परवरिश अपेक्षाओं से नहीं होती है, उनके भविष्य की चिंता करते हुए होती है। उसके जो अपनापन चाहिए उस अपनापन के आधार पर होती है। तो बच्चा अपराध भी करता है, सुनता नहीं है, मस्ती करता है, ये सब होने के बाद भी उसको एक कॉन्फिडेंस है, सब करने के बाद भी मुझे जब ठोकर लगेगी तो मेरे घर में मेरी माँ है। पिताजी शायद छड़ी मारेंगे, दो चार तमाचे लगा देंगे, डांट देंगे, लेकिन सब होने के बाद भी चुपचाप माँ के गोद में जाके बैठा तो वहां मुझे सांत्वना मिलेगी। फेल हो गया तो ठीक है, लेकिन सारांश में मुझे ये बताने वाली कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्योर इज नॉट फैटल, द करेज टू कंटिन्यू इज ऑल दैट मैटर्स, ये बताने वाली कौन है? ये माता है। ये सारी बातें आनी चाहिए, और ये आनी चाहिए तो लाएगा कौन? ये लाने के लिए परिवार की टीम को तैयार करेगा कौन? वो माता ही करेगी। एक क्षमता माता की ही है। इन उपायों का हल ढूंढने का कौशल माता के ही पास है। पुरुषों का काम है उसको इसके लिए प्रोत्साहित करना, प्रबुद्ध करना, सक्षम करना और अवसर देना। ये कल्पना मन से निकाल देना कि भाई बच्चों का संगोपन उनका काम है और उनका संरक्षण और कमाई ये हमारा काम है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट डिवीजन आज नहीं है। और आज की पीढ़ी को तैयार करना है तो चारों ओर से फील्डिंग चाहिए, तो पिता को भी माता को भी उसमें हाथ बटाना पड़ेगा। एक टीम वर्क के नाते अगर कुटुंब का काम चला तो ये संभव है। वो टीम वर्क का वातावरण भी निर्माण करना ये माताओं के बस की बात है। बस अब माता कहने की शर्म नहीं आनी चाहिए, इतना देखना। जब हम एड्रेस करते हैं कभी कभी भाषण में माता भगिनी, तो एक वर्ग ऐसा रहता है जो गुस्सा हो जाता है, हमको माता क्यों कहा, हमको भगिनी क्यों कहा। अरे मातृत्व ये समान है भाई। मातृत्व यानी अपने भक्त तैयार होते हैं, लेकिन मातृत्व यानी पुरुषों की गुलामी। मातृत्व यानी सदा कुटुंब में दास्य, सूर्य प्रकाश को नहीं देखना वगैरह वगैरह। अब ये अगर समाज में है तो उसको बदलना भी पड़ेगा, लेकिन ये बदलने के लिए भी पुरुष और महिला दोनों के प्रयास आवश्यक है। और ये समझने की आवश्यकता है कि ये हमारी परंपरा के कारण नहीं है, हमारी परंपरा को भूलने के कारण ये सब हुआ है। और उसके जगह काल सुसंगत उन्हीं मूल्यों के आधार पर मातृत्व को स्थापन करना पड़ेगा। उसका रिप्लेसमेंट विदेश की अधूरी दृष्टि से चल रही गलत बातों को अपने यहां लाना ये नहीं है। ये किया तो कल स्थिति हाथ के बाहर चली जाएगी। और जैसा वहां अब
ऐसा कहते हैं कि अमेरिका में प्रतिज्ञा थी कुछ लोगों की कि वी विल मेक अमेरिका स्टिंक, एंड दे हैव अचीव्ड दैट। ऊपर से सब ठीक दिखता है, वहाँ लोगों से बात करो, आप वहाँ के लोगों से, संघ वालों से मत करो, वहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं आपको, और हमको आकर बताते हैं आपने जैसा किया है भारत में वैसा कुछ करके वहाँ हम सुधारना चाहते, तो आपके पास तरीका है क्या, ऐसा पूछते हैं। क्योंकि वो लोग समस्या में फंसे हैं, हम उन्हीं में क्यों फंसे? हम अपना रास्ता ढूंढे अपने प्रकृति के अनुसार, हमारे शाश्वत मूल्यों के आधार पर हम अपने प्रयास करके और ये सारी बातें करें। और इसलिए इस परिस्थिति की ये चर्चा करनी पड़ी। वास्तव में इस चर्चा का अधिकारी मैं अपने आप को नहीं मानता, लेकिन आप इसकी चर्चा करें, उसमें सहमति बना के एक उपाय खोजें और उपाय लागू करें, उसका यशस्वी प्रयोग सारी दुनिया को दिखाएं। इसलिए हमारे माता बहनों की इच्छा हुई, उसके चलते, और आचार्य यहाँ बैठे हैं, वो सब चूक भूल संभाल लेंगे, इस विश्वास से मैंने ये विषय आपके सामने आज रखा है, उसका विचार कीजिए। इतनी एक विनंती मैं करता हूँ, करके केवल विचार मत कीजिए, कृति से प्रयोग करके निष्कर्ष निकालिए और सबको अवगत कराइए। ये एक विनंती आपके सामने रखता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। इधर वाला। हेलो, धन्यवाद। विश्वमंगल सभा द्वारा युगानुकूल मातृत्व इस विषय पर चर्चा हुई थी, तो कुछ मातृशक्ति ने हमारे समक्ष कुछ प्रश्न उपस्थित किए थे। तो मैं परम पूजनीय सरसंघचालक इनसे प्रार्थना करती हूँ कि इन प्रश्नों का समाधान आप हमें दें। पहला प्रश्न था एस प्रशांति जी से आया हुआ, हाउ द कंसेप्ट ऑफ मदरहुड चेंज्ड इन टुडेज सोसाइटी कंपेयर्ड टू द पास्ट? Concept has never changed and will never change. For the world, the concept of motherhood is the same. You can read literature, you can read poems. You find that there is one note about motherhood. So, loving care, in short, there is much to be explained. Within these two words, we cannot confine the concept of motherhood. But whatever it is constant. The expression has changed and that has to change. So, अभी जो मैंने किया, आपसे बात की, उसमें मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया, पूरा डिटेल बताया नहीं, क्योंकि ये विषय गणित का विषय नहीं है। 2 और 2 हमेशा 4 ही होते, कभी 5 या 3 नहीं होते, ऐसा ये नहीं है। एक एक व्यक्ति, एक एक कुटुंब के अनुसार थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। इसलिए दिशा ये है कि आज जो माता है वो केवल पोषण करने वाली नहीं है, वो वास्तविक जो उसका स्वरूप है कि पूरे संसार की धारणा करने वाली, तो कुटुंब में पूरे कुटुंब की धारणा करने वाली, सबसे अधिक शक्ति युक्त, इसलिए सबसे अधिक सहनशील। परंतु परिस्थिति के कारण या गलतफहमी के कारण जो घुटन थी, वो घुटन को समाप्त कर अपने पूर्ण कर्तृत्व से खुद की, कुटुंब की और राष्ट्र की उन्नति करने वाली, ये स्वरूप उसका प्रकट होने की दिशा में, और वो एक्सप्रेशन चेंज होना चाहिए। कैसे करना चाहिए ये आपको अपना अपना तय करके करना है, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं गया, लेकिन दिशा ही है। दूसरा प्रश्न है एम प्रमोदा जी से, हाउ कैन वी इनकलकेट जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एडोलसेंट एंड सेव देम फ्रॉम जेंडर कंफ्यूजन्स? अब ये जरा कठिन विषय है मेरे लिए।
ये जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आई डोंट नो. All responsibilities are to be shared equally with all individuals. क्योंकि देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जेंडर वाइज अलग अलग नहीं होती, वो हमारी सबकी एक है. परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब पर है, वो केवल महिलाओं पर नहीं, केवल पुरुषों पर नहीं है. और कुछ अर्थ है तो मुझे उसका पता नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी होती है, मिलकर करने का काम है. और जेंडर का कंफ्यूजन क्यों होता है? तो जो नेचुरली विकसित होता है उसको हम सांचे में बिठाने का प्रयास करते हैं. अपने यहाँ ऐसा नहीं है. अपनी परंपरा में नेचुरली विकसित होता है, वो तय करता है, वो हो जाता है. हम अगर उसको बिठा के कहें कि देखो भाई तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम विचार करो, वो आयु है क्या उसकी विचार करने की? फिर हम कहेंगे 72 जेंडर है, उसमें से तुम्हारा कौन सा है खोजो, और कंफ्यूज हो जाता है. तो उसको डेवलप होने दो, वो अपने आप उसको ध्यान में आएगा, वो एक्सप्रेस भी करेगा, सामान्य प्रभाव में मिल जाता है. अथवा कुछ विशेषता ऐसी है तो उसको कैसे अकोमोडेट करना, उसकी मेथडोलॉजी भी है, उसका उपयोग करना. कंफ्यूजन नहीं रहने देना. उस कंफ्यूजन के पीछे एक ये भी बात है कि बस इसी प्रकार से होना चाहिए, दूसरा कुछ हुआ तो तुरंत वो कुछ तो भी बीमारी है, ऐसा नहीं है. तो सभी मानव है, सभी जीव है, सभी को जीना है, सभी अपने हैं. इस दृष्टि से अगर इस बात का विचार करते हैं और प्रवाह हमें सीधे सीधे ठीक हो जाता है, ऐसा होने देंगे तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है. जेंडर कंफ्यूजन हो ऐसी स्थिति बहुत लोगों की नहीं है, बहुत एक मिनिस्कल माइनॉरिटी है. वो नहीं छुपा रखते हैं, बताते नहीं. ऐसा कहने के बाद भी जो नंबर निकलेगा वो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है. रेस्ट ऑफ द सोसाइटी कैन इजीली मैनेज. और इसलिए इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं डालना चाहिए. उनका नेचुरल डेवलपमेंट हो रहा है और उनका जो भी एक्सप्रेशन है उसको एकोमोडेशन मिल रहा है. इतना देखने का अपना काम हमने करना चाहिए. तीसरा प्रश्न है डॉक्टर स्फूर्ति चित्ता जी से. वी राइटली फोकस ऑन एम्पावरिंग अवर गर्ल्स, बट हाउ शुड मदर्स रेज यंग बॉयज टुडे so that they become emotionally secure, compassionate, respectful men who could follow the beautiful and rich Indian family values and encourage the woman in his life to love forward in this era along with him. तो इसका उत्तर तो मैंने भाषण में दे दिया है ना. तो whatever you want your childs to be, you have to set your own example. उसका अनुकरण वो करेगा. दूसरा है उसको आकार देते समय, शेप अप करते समय आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू करना चाहिए. बच्चों का पैम्परिंग नहीं करना चाहिए. आजकल वो हो रहा है. वो बाहर खेलना नहीं, क्योंकि धूल अंदर जाती है, इन्फेक्शन होता है. विदेश के कुछ लड़के आए यहाँ पर, बच्चे एक रात रहे तो मच्छरों ने काटा. उनके समवयस्क अपने बच्चे भी, यानी भारत में जो पले बड़े ऐसे बच्चे भी थे, उनको भी मच्छरों ने काटा. इनको तो नींद में पता ही नहीं चला. किसी ने काटा, नींद में हाथ चला दिया तो एक आधा मरा हुआ मच्छर गाल पर चिपका हुआ ऐसे मिला. उन बच्चों को जितने मच्छरों ने जहां जहां काटा था वहां वहां लाल दाग गिन सकते थे आप, कहां कहां काटा है. अभी क्या है, आदत की बात है. दोनों को मलेरिया नहीं हुआ, लेकिन ये ओवर पैम्परिंग का जमाना है. तो आप अपने बच्चों को वीक मत बनाओ, थोड़ा उसको घुलने मिलने दो. जरा ठेला ठेली करेगा, 4 मारेगा 4 खाएगा तो वो पक्का बनेगा. थोड़ा प्रकृति के सानिध्य में रहने की आदत लगाओ उसको. इसके जितने अवसर आज उपलब्ध है उतने पहले नहीं थे, फिर भी हम लोग ये कर लेते थे.
आज उपलब्ध है, वो जाना भी चाहेंगे, हम लोग उनको रोकेंगे। ये नहीं करना। दूसरा, इमोशनल सिक्योरिटी का प्रश्न क्यों आता है, तो हम उसको इनसिक्योर कर देते हैं। 10वीं है, इतना परसेंट, देखो 92% के नीचे नहीं चाहिए। अरे भाई, हर बच्चा डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर बनेगा क्या? और सब ऐसे बन जाएंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा? और हर बच्चा नौकरी खोजने जाएगा तो रोजगार किसको मिलेगा? लेकिन हम उनको जबरदस्ती ड्राइव करते हैं, उसकी एक्यूमेन बिना देखे, उसकी एप्टीट्यूड क्या है उसका पता लगाओ। हाँ, जो इस एप्टीट्यूड का है कि तुमको इच्छा है जूता सिलाने की, जूता सिलाना सीखो, मेरी कोई उसमें बाधा नहीं है, तुम जो चाहो वो करो। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि जूता सिलाना सीखोगे तो ऐसा सीखो कि लोग कहेंगे पूना शहर में जूता खरीदना है तो तिलक जी के लड़के से खरीदना। आप उसको क्या करना है वो मत बताओ, जो करेगा एक्सलेंट करो भाई। और नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, एक्सलेंस इज एन अचीवमेंट बाय स्टेप्स। ऑल ऑफ ए सडन चले गए ऊपर, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अधिकांश उसमें वो गर्मी के दिनों में गोल घूमता है ना चक्कर, तो एक ऐसा सूखा पत्ता भी उसमें मिल गया तो आकाश तक उठ जाता है। अधिकतम ऐसे होते हैं। कुछ की होती है प्रतिभा, वो जाते हैं टिकते भी है, लेकिन अधिकतम गिर जाते हैं आंधी के साथ। तो उसको कोई बात नहीं, नॉट फेल्यूर बट लो एम इज क्राइम। करने दो उसको जो करना है, उसको मदद करो अच्छा होने में। एक घर में गया तो बच्चे थे, 10वीं की 8वीं की आयु, 2 बच्चे थे। किस स्कूल में जाते हो? तो उनका स्कूल में नहीं जाते, हम घर में सीखते हैं। तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ, हम इनकी इच्छा के अनुसार इनको सिखा रहे हैं। तो बड़ा बेटा है, वो पहले उसने फिजिक्स की पुस्तकें लाई, फिर 15 दिन के बाद उसको लगा ये अपने बस की बात नहीं, तो उसने कहा मैं म्यूजिक सीखता हूँ। ऐसे कहते कहते अब स्पोर्ट्स का अभ्यास कर रहा है, वो हम उसको करने देंगे। जो उसको करना है उसमें एक्सलेंट बनो, उसमें तुम्हारा जो कुछ बनाना है करियर वगैरह बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये भी एक शिक्षा का प्रकार है और मुझे लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव है। तो थोड़ा उनको स्कोप दो, उनको मदद करो, उनको अनुभव लेने दो। और ठोकर लगी तो रोने के लिए आपके पास आएंगे, अवेलेबल रहो। ये सब करते हैं तो इमोशनल सिक्योरिटी आती है। ये सब अपने हाथ में है। इसके अभाव जो उत्पन्न हुए वो हमारी नीति के कारण ही उत्पन्न हुए, और इसलिए इस प्रकार से उनको सिखाना चाहिए। और क्या है? तो चौथा प्रश्न है कृषाश्री बाबूजी से। इफ कंटेम्प्ररी मदरहुड इज टू बी सेलिब्रेटेड, शुड नॉट सोसाइटी फर्स्ट ट्रांसफॉर्म द कंडीशंस under which women become wives and mothers? Many young women hesitate to marry or have children. Cultural changes are not necessary. By culture, you don't mean the outward expression. नाच, गाना, कविता, साहित्य, ये एक्सप्रेशन है। वो समय के अनुसार बदलता है, बदलना चाहिए। परंतु इसके पीछे जो वैल्यू है, दैट इज रियल संस्कृति। ये कल्चर इज ए मिस ट्रांसलेशन। नेशन इज मिस ट्रांसलेशन ऑफ राष्ट्र, कल्चर इज मिस ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृति, रिलीजन इज मिस ट्रांसलेशन ऑफ धर्म। संस्कृति शाश्वत है, वो नहीं बदलेगी। वो मनुष्य संस्कृति है, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, हिंदू संस्कृति है। उसको वेदों में कहा है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। वो वैश्विक संस्कृति है, क्योंकि उसके सारे फंडामेंटल्स ये इटरनल है, इसलिए उनको नहीं बदलते, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जरूर बदलना चाहिए। तो महिलाओं के सम्मान का, उनके आदर का एक प्रतिमा है श्री राम, एक पत्नी व्रती। दूसरा प्रतिमा है श्री कृष्ण, 16,108 नारियों का प्रतीक।
तो एक्सप्रेशन बदला है, लेकिन उद्देश्य वही है। एक पत्नी के प्रति प्रामाणिक रहो। क्यों? क्योंकि आप उसको भी आग्रह करते हो पति के प्रति प्रामाणिक रहो। दोनों का होना चाहिए। मनुष्य समान है, स्त्री पुरुष भेद नहीं है। और कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों की? इसी के लिए किए कि उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा था नरकासुर की जेल में रहने के कारण। अभी समाज में इनको स्थापित करना है तो कौन करेगा? तो ये सब मेरी पत्नियां हैं, विवाह कर दिया तो उनको एक स्टेटस प्राप्त हुआ। तो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का पोषण, महिलाओं का सम्मान, यही मूल्य है। एक्सप्रेशन समय के अनुसार बदले। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। और ये मैंने भाषण में कहा है, इसलिए प्रश्न पहले ही खारिज हो गया था। अगला प्रश्न है, क्या महिला को अपनी प्रतिष्ठा और सुरक्षा के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है? इंडिपेंडेंस नहीं, फाइनेंशियल प्रोविजन जरूरी है। और अगर महिला को कोई साथी नहीं है, किसी कारण बिछुड़ गया, तो फिर इंडिपेंडेंस भी जरूरी हो जाता है। अपने यहाँ पर महिलाओं को विवाह के समय स्त्री धन देते थे, दोनों तरफ से मिलता था, और उस पर केवल और केवल उसका ही अधिकार होता था। उसी के लिए वो प्रोविजन है। इन केस some calamity happens, she should not be stranded in the stream of life. She should be protected. She should be able to do something. ये उद्देश्य था। तो ये प्रोविजन तो होनी ही चाहिए। उसका उपयोग करने की बारी किसी पर न आए, ऐसी सदिच्छा के साथ भी ये कहना पड़ता है कि आ ही गई तो इंडिपेंडेंस भी आवश्यक है। और उस प्रोविजन का क्या करना, ये उसी का अधिकार है, उसी को उसका इंडिपेंडेंस है। उसका अकाउंट दूसरा कोई चलाए, ये ठीक नहीं। अगला प्रश्न है सी सरिता जी से, हाउ कैन अ मदर इवॉल्व इन हर लाइफ इन दिस करंट सेंचुरी ऑन द बेसिस ऑफ धर्म, मॉरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस? विदाउट धर्म एंड मॉरल वैल्यूज देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ मैन और वुमन। तो इवोल्यूशन यानी क्या है? अच्छा होना ना। पैसा ज्यादा मिलना ये अलग बात है। पैसा ज्यादा मिलने से आदमी अच्छा नहीं होता। आदमी को साधन प्राप्त होते हैं। वो नहीं चाहिए ऐसा नहीं, वो भी चाहिए, लेकिन इवोल्यूशन मनुष्य को मनुष्य बनना चाहिए, इसमें है। नहीं तो बायोलॉजिकली मनुष्य पशु है। पशु बदल नहीं सकता अपने आप को। वो मनुष्य नहीं हो सकता, देव भगवान नहीं हो सकता। वो जितना पशु है उतना ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन मनुष्य विचारवान होने के कारण नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, ऐसे भी हो सकता है। और नर करनी करे उल्टी तो नर पशु बन जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए इवोल्यूशन उसको मानते हैं जिससे नर नारायण होता है। तो ये तो धर्म और मॉरल वैल्यूज के कारण ही होता है। तो ये प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाउ कैन ए मदर इवॉल्व इन लाइफ इन दिस करंट सेंचुरी ऑन द बेसिस ऑफ धर्म एंड मॉरल। वास्तव में ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि एनीवन हु वांट्स टू इवॉल्व कैन इवॉल्व ओनली ऑन द बेसिस ऑफ धर्म एंड मॉरल वैल्यूज। सब समाजों के अपनी अपनी मॉरल वैल्यूज है। ये जड़वाद और इंडिविजुअलिज्म, इसके कारण सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मॉरल वैल्यूज है। और इवोल्यूशन तभी होता है जब उन पर वो खड़े होते हैं। तो हमको इसी से होगा। एम मुनि समता जी पूछती है, somehow I feel like as there is no respect for a housewife role in the society, and moreover in family itself women are working, independent, earning, which is a nice change, but in that race women are struggling with the guilt of, are we missing a valuable phase of motherhood? Being tired, stressed out, are we really giving enough time to our kids and self-care? Women are totally becoming exhausted. In household chores, in-laws and husband are still expecting major role from women. Out of all these struggles, women and eventually kids and family again are struggling. So if this is the reality, we have to change it. This is not required, this is not expected. This is inimical to what we want. So together we have to strive.
by educating people, by putting our own examples, and always pioneers, they have to suffer. So, with that capacity to suffer, we have to change the situation. It is not your or mine situation, it is situation of the society. So, society must change. Therefore, we have to strive to that aim. That is why we say Yuganukul Matratva. We don't say simply Matratva. Matratva is there, it is eternal. But its expression changes. It should change. It must change. Therefore, it should be Yuganukul. So for that, we have to strive together to bring about the change in the society. Secondly, during this process, don't harbor in your mind this feeling of guilt. You are earning money, not as your hobby. You are earning money not as your own benefit. You are earning it for your family. So why should you be guilty? Why should you feel guilty? And in such cases, the family should be educated. Bringing up children is a joint responsibility. In every family, it is a joint responsibility. But here, then that responsibility is to be shared in an increasing proportion by others also. And that happens if we talk in the family. That happens. थोड़ा सा बताना पड़ता है. 1000 वर्षों में इतना हम हमारी वैल्यू से नीचे आए हैं कि दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज समथिंग डिग्रेडेड. नॉर्मल इज दैट, ये हमको बताना पड़ेगा. और इसलिए हम कमाते हैं तो कोई दोष मन में रखना नहीं. हमारा ध्यान सब पर है और सब मिलके सबको संभालना है. ये बात अगर हो गई तो थोड़ा बहुत कुछ त्रुटि रह गई हो वो भी ठीक हो जाएगी. लेकिन रह भी गई तो उसमें आपका दोष नहीं है. तो मन में कोई अपराध बोध बिल्कुल नहीं रखना. लेकिन बिना कारण दोनों ने नौकरी नहीं करना, ये ध्यान में रखो. यानी आप ऐसा करेगी कि आप पैसा कमाएगी और पतिदेव बच्चों को संभालेंगे तो भी चलेगा मुझे. लेकिन अगर आवश्यकता नहीं है तो कमाई नहीं करना. बच्चों पर ध्यान देना. उस समय करते हैं बहुत सी अच्छा जॉब करने वाली वगैरह छोड़कर आती है, बच्चे बड़े होते तक नहीं करती, बाद में फिर लग जाती है. ये भी होता है. लेकिन इन एनी केस डोंट फील गिल्टी. आज के सत्र का अंतिम प्रश्न. आजकल परिवार के सभी सदस्यों में वर्क कल्चर खत्म हो रहा है. हर हाउस होल्ड वर्क के लिए सर्वेंट होते हैं. इससे आलस बढ़ रहा है. इस स्थिति को कैसे बदला जाए? हम शुरू करें. जैसे अपने स्नान के बाद हम स्नान करते, उसके बाद अपनी बनियान हम खुद धो डालें. 5 मिनट तो लगता है. हम भोजन के बाद अपने घर में डाइनिंग टेबल से अपनी थाली जहाँ रखनी है, वॉश बेसिन हो या कुछ हो, हम खुद उठा के रख दें. अब आप रूंगा ऐसे उनको ललक रहती है, रूंगा ऐसे उनको ललक रहती है. इसलिए हम करने लगे तो वो करने के लिए आते हैं, तो उनको सिखाना. घर का बगीचा वगैरह ऐसी बातें उनको सिखाकर उनकी जिम्मे छोड़ देना. वो करते हैं. ऐसी आदतें जब लगाते हैं तो फिर उनको स्वनिर्भरता का महत्व ध्यान में आता है, अपनी मेहनत का महत्व ध्यान में आता है, और वो इस सारे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं. अभी हम ये नहीं कर रहे. हम स्वयं सुखासक्त हो गए, साधनों का उपयोग ज़्यादा करते हैं. मोबाइल पर हम भी कैलकुलेशन करते हैं. हमको तो पहाड़े याद है ना, बच्चों को नहीं है, इसलिए वो मोबाइल देखते हैं. लेकिन हमें क्या हो गया, 27-3 कितना, तो हम भी मोबाइल निकालते. 27-3-81. अरे भाई याद किया है तुमने बचपन में. तो हमारे एग्जाम्पल से ये बात हो जाएगी. आजकल हो रहा है ऐसा हम बहुत मामलों में कहते हैं. वो आजकल नहीं, वो कल शुरू हुआ है, इसलिए आज हो रहा है. ये ध्यान में रखना. धन्यवाद.